सी कॉर्नर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 1-2 के लिए जो है दी प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट 7 को देखने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। इससे पहले हम लोगों ने कुल 6 प्रैक्टिस सेट को जो है कवर कर लिया है। अगर कोई स्टूडेंट नहीं देखा है इससे पहले जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए क्वेश्चंस को, तो वो जाकर जो है उन सभी प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो है चैनल पर मेरे दिख जाएगा। और प्लस किरण पब्लिकेशन के भी प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने पूरा फिनिश कर दिया है, जो कि क्लास 1-5 के लिए है। बता दूं फ्रेंड्स कि अभी जो है हाल फिलहाल में एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड जो प्लेटफॉर्म का प्राचीन भारत का इतिहास है, जो बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका सवाल है, उसका भी जो है एक वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। उस वीडियो को देखने से आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है वहाँ के सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो प्लीज़ जाकर उस भी वीडियो को देख लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और किसी भी स्टूडेंट को इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप विथ आंसर की जो है पीडीएफ पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। आज का हमारा पहला सवाल है, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था। तो 2 जो है आपका सीमा आयोगों का नेतृत्व किया गया था आपका सिरिल रेडक्लिफ ने। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, सिरिल रेडक्लिफ ने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित 2 सीमा जो है आयोगा का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको यह बताना है। तो आपके ऑप्शंस में जो दिया गया है कथन, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, यह आपके जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सही नहीं है, क्योंकि जो है 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो याद रखिएगा, आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। धौलावीरा राज्य में अवस्थित है, तो आपको कहाँ बताना यह अवस्थित है। तो यह गुजरात का जो है एक हड़प्पा कालीन जो है स्थल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखेंगे अगले सवाल को, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो इसकी जो स्थापना है सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा फूले ने की थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बीपीएससी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम अगले सवाल को। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था दिल्ली सल्तनत के काल में। तो यह किया जाता था गाँव के सरपंच के लिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हिंदू विधि से संबंधित मिताक्षरा किसका रचना है। तो बुक एंड ऑथर से भी कई बार जो है सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ऐसे में इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर का है। जो मिताक्षरा है यह विज्ञानेश्वर ने लिखा है। इसकी रचना जो है मध्यकालीन भारत में विज्ञानेश्वर के द्वारा की गई थी। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को। आपका अगला सवाल है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, कौन थे ये। तो यह थे आपके इल्तुतमिश। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इल्तुतमिश का साम्राज्य दारुल इस्लाम का भाग माना जाता था, और इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसका राज्य दारुल इस्लाम का भाग था। और इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो याद रखिए था। और एक बात याद रखिएगा आप इल्तुतमिश के बारे में, इन्होंने इक्ता व्यवस्था की भी जो है शुरुआत की थी, और इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। तो बहुत सारे फैक्ट थे इल्तुतमिश के बारे में, आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, वह प्रदेश कौन सा था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। तो यह प्रदेश अवध का था। ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सर यदुनाथ सरकार ने किस हिंदू शासक को दी लास्ट कंस्ट्रक्टिव हिंदू जीनियस के रूप में संबोधित किया था। तो यह किया था शिवाजी को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है। तो परम भागवत कहा गया है आपके समुद्रगुप्त को। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चंस फटाफट करवा रही हूँ।
क्योंकि ज़्यादा डिटेल में बताने का समय अभी नहीं है फ्रेंड्स। आप जितने ज़्यादा सवालों को सॉल्व करेंगे अभी उतना ज़्यादा जो है आपका प्रैक्टिस लेवल अच्छा होगा, तो एग्जामिनेशन हॉल में आप क्वेश्चंस उतने ही ईजी तरीके से जो है सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए बस प्रैक्टिस पे रहिए और रिवीजन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि समय काफ़ी कम है। ऐसे में ज़्यादा रिवीजन ही आपकी जो है हेल्प करने वाला है एग्जामिनेशन हॉल में। काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए प्रूफ करने का। जो भी स्टूडेंट पिछले जो है फेज़ 2 में जिनका नहीं हुआ, उनके सामने फेज़ 3 है, और अभी जो है आप नौकरी ले ही लीजिए। फिर क्या पता कितनी संख्या में कौन सी वैकेंसी आने वाली है, कोई नहीं कह सकता है। तो आपके सामने एक काफ़ी अच्छा जो है अवसर है, तो इसे हाथ से जाने मत दीजिए और जी जान लगा दीजिए कुछ दिन बस, तो आपका जो है सिलेक्शन हो ही जाए इस बार। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह थे आपके लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना है यह तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी, और की कब गई थी? तो 1784 को। तो यह भी डेट कई बार बीपीएससी पूछ सकती है, तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा। सवाल में है आपका, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो यह आए थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह सेल्यूकस का एक राजदूत था जो पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा नाम से भी संबोधित करता था। तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अगला सवाल है, किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? तो यह जो है आपकी आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो नेतृत्व किया गया था कविंद्राचार्य ने। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अकबर ने जो है 1563 ईस्वी में बनारस और इलाहाबाद में जो है तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था, और जिसे शाहजहां ने पुनः लगाया था। तो याद रखिएगा, शाहजहां ने लगाया था और अकबर ने समाप्त किया था, और नेतृत्व किया गया था पंडितों का कविंद्राचार्य ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का अभिवादन किया? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, मिलान करने को कहा है। तो जो संघीय सूची है इसमें कितनी प्रविष्टियां हैं आपको यह बताना है राज्य और समवर्ती सूची में। तो आपको पता होगा संघीय सूची में जो है आपका मूल संविधान में कुल कितने थे? 97 प्रविष्टियाँ थी, लेकिन वर्तमान की बात करें तो अभी इसमें 98 जो है प्रविष्टियाँ हैं। याद रखिएगा 98 प्रविष्टियाँ हैं। तो आपका 1 में 1 मिला हुआ है। राज्य सूची में कुल जो है 66 प्रविष्टियां हैं। मूल संविधान के विषय में कहा गया है फ्रेंड्स। वर्तमान की अगर बात कीजिएगा तो इसमें 59 जो है प्रविष्टियां हैं, और समवर्ती सूची में हो जाएगा आपका 47 प्रविष्टियां। लेकिन बात वर्तमान की करें तो याद रखिएगा यह है अभी आपका 52। तो ये आपका मूल दिया गया है, मूल संविधान में दिया गया है, और वर्तमान में कुछ और ही जो है डेटा है। तो आप ये तीनों डेटा भी याद रखिएगा। इस प्रकार से जब आप मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? तो यह जो आपका कहा गया है अनुच्छेद आपके 74(1) में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, इनमें से किस संशोधन द्वारा 2006 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण प्रदान किया गया? तो कितने में किया गया है? तो 93 संविधान संशोधन द्वारा जो है यह आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। पहला तो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, आगे देखते हैं, और अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं, यह हो जाएगा आपका 1 और 3। ऑप्शन जो हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे,
भारत के संविधान के किस नियम के तहत लोकसभा में चर्चा में सदन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है? तो यह जो है आपका नियम 193 के अंतर्गत मतदान नहीं किया जा सकता है लोकसभा के नियम के अनुसार, या चर्चा जो है सदन में के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है या क्या है? तो यह प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत बार घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछती है बीपीएससी पॉलिटी के क्वेश्चंस को, तो प्लीज़ याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी पीटी परीक्षा का जो है इस प्रैक्टिस सेट में डाला गया है, यानी पीवाईक्यू को ही क्वेश्चन के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य जो है कर दिया गया था? तो यह किया गया था आपका 24वें संशोधन अधिनियम 1971 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो यह है राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो जो नहीं आता है यह हो जाएगा सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। यह आपके जो है स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, प्रथम संशोधन अधिनियम 1991 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। याद रखने की कोशिश कीजिएगा, जो भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन है 1951 द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेद 31 क और 31 ख तथा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान में संशोधन किनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य का विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। कौन सा सत्य है आपको यह बताना है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि भारतीय संविधान में संशोधन जो है लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। तो आपका क्या हो जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा। तो आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है? तो यह निहित है आपके भाग 4 में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अनुच्छेद के भाग 4 में और अनुच्छेद 44 में जो है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान जो है दिया गया है। और समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो यह जो हो जाएगा आपका इंडोनेशिया में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर द्वीपों की संख्या पूछे तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा, 17,500 से भी जो है अधिक द्वीप इंडोनेशिया में मौजूद है। और बीपीएससी के ज्योग्राफी में देखिएगा यह सवाल मोस्ट बार रिपीट किया गया है। देखेंगे अगले सवाल को, सरयू नदी के तट पर बसे शहर की पहचान करना है। तो यह शहर है आपका अयोध्या। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वत से है? तो नीलगिरी जो पर्वतों में जनजाति पाई जाती है यह आपका टोडा हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 को, निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जापान हो जाएगा। जापान भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण कौन सा है? तो प्रमुख कारण है विशाल महासागरीय विस्तार। अगर बात करें दक्षिणी गोलार्ध की तो आपने देखा ही होगा वर्ल्ड मैप को, जहाँ पर सबसे अधिक जो है आपको मिलेगा क्या? तो महासागर का ही विस्तार देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो है समताप रेखाओं का कम टेढ़ा मेढ़ा होना प्रमुख एक होता है कारण। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? सबसे बड़ी नदी पूछा है और किधर? तो पश्चिम की ओर। तो मान लीजिए ये भारत का मैप है, इधर पूर्व बंगाल की खाड़ी और इधर क्या हो जाएगा आपका अरब सागर।
तो फ्रेंड्स राइट आंसर जो हो जाएगा इसका, यह हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो इस दर्रे को जानते हैं हम नाथुला दर्रा के नाम से। याद रखिएगा, नाथुला दर्रा जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, जो कि सिक्किम में है। बात कर ले ऊंचाई की, तो 4310 किलोमीटर या मीटर में जो है यह अवस्थित है। तो और यह है कहाँ पे, तो सिक्किम में। ये भी फैक्ट याद रखना है आपको। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो सबसे छोटा लक्षद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा द्वीप है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में है आपका, कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का जो है सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। देखेंगे हम अगले सवाल को, निम्न में कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है? तो जो अंश नहीं है मेघालय के पठार का, यह भुवन पहाड़ियाँ हो जाएगी। याद रखिएगा, यह जो है भुवन पहाड़ियाँ जो है असम राज्य में पाया जाता है, ना कि मेघालय में। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है? तो यह कृषि और सहकारिता विभाग के द्वारा किया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। पंचवर्षीय योजना का मॉडल भारत में कहाँ से लिया गया? तो पंचवर्षीय योजना मॉडल जो है भारत ने रूस से लिया था। किससे लिया था? रूस से लिया था। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा निधि उस लेन देन के प्रवाह के लिए है जहां सरकार केवल बैंकर के रूप में कार्य करती है? तो यह जो है लोक लेखा निधि। अगला सवाल, खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है? तो इसे हम उपभोग वस्तुएं कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक थे? तो इसके लेखक थे J.R. हिक्स। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखेंगे हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में से बंद अर्थव्यवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो यह हो जाएगा आयात निर्यात दोनों बंद। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? आपको यह बताना है। तो यह पारित किया गया था 1986 को। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, गरीबी रेखा के संबंध में गलत कथन का आपको चयन करना है। तो फ्रेंड्स, एक व्यक्ति जो किसी सरकारी योजना या संगठन से जुड़ा नहीं है, वह गरीबी रेखा से नीचे हो सकता है। यह कथन जो है आपका गरीबी रेखा के बारे में गलत है, याद रखिएगा। क्योंकि गरीबी रेखा जो होता है अर्थशास्त्री और नीति निर्माताओं द्वारा उपयोग पर होने वाले व्यय के गरीबी रेखा से नीचे चले जाने की स्थिति को पूर्ण गरीबी रेखा के रूप में जो है परिभाषित किया गया है। चलिए अब देखते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रत्यक्ष ऋण सुविधा प्रदान नहीं करता है? तो यह है आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नहीं करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है आपका, प्रकाश के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। तो जो सत्य कथन है उपयुक्त में से एक से अधिक है, क्योंकि जो आपका यह विद्युत चुंबकीय तरंग है प्लस जो है इसका वर्ण विक्षेपण होता है। यह दोनों ही कथन प्रकाश के संबंध में सही होने के कारण उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, दिए गए समय के किसी भी क्षण पर एक वस्तु का वेग डैश कहलाता है? तो इसे हम ताक्षणिक वेग कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, गोली चलाने से पहले गोली और बंदूक का संवेग क्या होगा? तो गोली चलाने से पहले गोली और बंदूक का संवेग 0 होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, ध्वनि का पानी में वेग कितना है? आपको यह बताना है। तो बात करें पानी में ध्वनि के वेग का, तो 1481 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखना है आपको। चलिए अगला सवाल है आपका, जब आप एक स्प्रिंग को संकुचित करते हो तो आप इस पर कार्य करते हो, स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कितनी है? आपको यह बताना है। तो यह हो जाएगी जो ऊर्जा है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, यह बढ़ती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है,
यदि आप दूरस्थ स्थित बल्ब ऑब्जेक्ट को उत्तल दर्पण के फोकस की ओर लाएं तो प्रतिबिंब का आकार यह बढ़ेगा, जो आकार है प्रतिबिंब का यह बढ़ता है। नेक्स्ट है पृथ्वी और एक निकाय के बीच गुरुत्वीय बल के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? निकाय के वजन के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है एक पॉलिश धातु चम्मच की आंतरिक सतह पर डैश की तरह कार्य करती है। तो यह कार्य करती है अवतल दर्पण की तरह। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका अरस्तु की वर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को डैश में विभाजित किया गया था। तो किस में किया गया था विभाजित? वायवीय, जलीय और स्थलीय। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है आपका पीलिया जॉन्डिस के कारण हो सकता है। तो जो जॉन्डिस है किसके कारण हो सकता है? तो विषाणु के कारण। ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह एक असंक्रामक रोग है जिसमें जो लीवर है सबसे इफेक्ट होता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, आपको यह बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाती है। यह प्रकाश संश्लेषण के बारे में जो है सही कथन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका मेंडल के प्रयोगों में आपको ऑप्शंस दिया गया है, राइट आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधों को पहले पर निषेचित किया गया था और फिर स्व निषेचित किया गया था। तो ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों को उनके आहार से शर्करा को हटाने के लिए क्यों कहा जाता है? उनके शरीर में मौजूद इंसुलिन का स्तर शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए अपर्याप्त होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है उस पादप उत्तक की पहचान कीजिए जो एक प्रकार का विभाजोत्तक नहीं है। तो जो नहीं है यह हो जाएगा जाइलम। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि जाइलम जो है एक अस्थायी उत्तक है। अगले सवाल में है वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधे और पशुओं द्वारा सीधे नहीं ली जा सकती। मृदा में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के अवशेषकों के रूप में परिवर्तित करते हैं, जैसा कि नाइट्रस और नाइट्रेट्स। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है आपका एक उभयलिंगी फूल में मौजूद 4 भाग निम्न है। तो कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? पुष्पकोश, पुमंग, फिर दलपुंज और जायांग। ये जो होता है एक उभयलिंगी फूल में मौजूद 4 जो होता है भाग होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे देखेंगे अगले सवाल को। मूत्राशय के खुले द्वार को कहते हैं तो क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं मूत्र मार्ग। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन डैश की क्रिया से पूरा होता है। तो यह आत्र रस से पूरा होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है जब रुधिर में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो तो यह कौन से रोग का लक्षण है? तो जब आपके रुधिर में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है तो यह जो हो जाता है फ्रेंड्स कोई भी रोग का लक्षण नहीं होता है, क्योंकि जब अधिक होता है ब्लड में आपके ब्लड में जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो यह गाउट रोग का लक्षण लेता है। गाउट, GOUT। तो आपके ऑप्शंस में नहीं होने के कारण ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, आपको ऑप्शंस देखकर बताना है। तो सभी मानव कोशिकाओं के केंद्रक में DNA की मात्रा समान होती है। ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कठोर साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है साधारण नमक, चौक पाउडर और कपूर पाउडर के मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली परिक्रियाओं का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम ऊर्ध्वपातन, जल में विघटन, निस्यंदन, वाष्पीकरण। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे आसानी से एक प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करेगी? तो यह करेगी सीजियम। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक पदार्थ एक्स स्वाद में कड़वा और साबुन जैसी अनुभूति देता है, यह पानी में घुलनशील है। निम्नलिखित में कौन सा कथन एक्स के बारे में सत्य है, आपको यह बताना है। तो एक्स क्षारक भी है और क्षार भी, यह कथन जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका अम्लीय घोल की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है? तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आपका
पोटेशियम पर मैग्नेट का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका, पोटेशियम पर नाइट्रेट का, सॉरी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, व्यक्ति के शरीर से उत्सर्जित होने वाले विकिरणों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो विकिरण अवरक्त क्षेत्र में होते हैं, यह कथन आपका जो है सत्य है। नेक्स्ट है, क्यों एक नेत्र की बजाय दो नेत्रों से बेहतर दृष्टि मिलती है। कई बार रिपीटेड यह सवाल रहा है बीपीएससी में, तो याद रखिएगा आंसर, क्योंकि दोनों नेत्र बिल्कुल समरूप प्रतिबिंब नहीं देते हैं एवं मस्तिष्क में इन दोनों असमरूप प्रतिबिंब का संयोजन तीन आयामी या त्रिविम दृष्टि प्रदान करता है। तो ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अम्लीय शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन निम्न में एक सही क्रम में है। तो जो सही क्रम में है यह जल, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को, निम्नलिखित सुझावों में कौन सा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में प्रभावी है। तो जो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में प्रभावी है यह हो जाएगा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करना। चलिए अगला सवाल, भोपाल गैस त्रासदी कौन से वर्ष में हुआ था। तो यह हुआ था आपका 1984 को। जो भोपाल गैस त्रासदी है यह 1984 ईस्वी को हुआ था, और इसमें जो है आपका यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिससे कि 15,000 से ज़्यादा लोगों की जान जो है चली गई थी। याद रखिएगा, इस जो कांड में जो गैस का रिसाव हुआ था यह था मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट सवाल है, भारत में वायु अधिनियम कब लागू हुआ था। तो यह 1981 को लागू हुआ था। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग वनस्पति प्रवर्धन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो यह फूल का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष हम जो है 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आगे देख लेते हैं, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी। तो यह बनी है डायना एडुलजी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल, हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं। तो यह बनाए गए हैं हीरालाल सामरिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके सहयोग से मुंबई में भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन किया गया। तो यह है आपका रतन टाटा ट्रस्ट के द्वारा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, हाल ही में जारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पंचायती राज फाइनेंस वित्त रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार बिहार में औसतन कितने हजार प्रति पंचायत खर्च हुआ है। तो यह हो जाएगा आपका 63,000 रुपये प्रति पंचायत। नेक्स्ट सवाल है आपका, प्रधानमंत्री मोदी ने पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहाँ शुरू किया है। पहला है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यह उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला सवाल, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 में किस देश को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। तो यह सऊदी अरब को चुना गया है। अगला सवाल, हाल ही में देश का अब तक का सबसे बड़ा वन भारत साड़ी वॉकथॉन कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया। तो यह किया गया है मुंबई में, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, हाल ही में किसने मुंबई के ताजमहल होटल में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर के लिए स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस पुरस्कार जीता है। तो यह नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है, ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, मत्स्य पालन क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई योजना का नाम क्या है। तो इसका नाम है आपका प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। अगले सवाल में है आपका, महासागर और वायुमंडल का सर्वेक्षण करने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या है। तो इस उपग्रह का नाम दिया गया है पेस, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, किस लेखक को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जो आपका प्रॉफिट सॉन्ग के लिए पुरस्कार दिया गया है बुकर पुरस्कार, यह है आपका पॉल लिंच को, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।